हेलो स्टूडेंट, मैं मनीष मालवीय अनवेरा ऑनलाइन स्कूल क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे क्लास 11 की एग्रीकल्चर के बारे में, जिसमें अपना लेसन चल रहा था दूसरा, मौसम एवं जलवायु। ये हमारे इस लेसन का चौथा पार्ट है। देखिए, पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? पिछली क्लास में हमने पढ़ा था तापमान के बारे में, जो वायुमंडलीय तापमान होता है उसके बारे में अपन ने पढ़ा था। ठीक है, जिसमें कई सारी चीजें अपन ने पढ़ी थी। फिर अपन ने लास्ट में शुरुआत की थी एक तापमान क्या, जो कृषि पर फसलों पर क्या प्रभाव पड़ता है वो अपन पढ़ रहे थे, जिसमें अपन प्रकाश संश्लेषण की दर, किण्वक की क्रियाएं, ठीक है, श्वसन दर, वृद्धि तत्वों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है प्रकाश का, वो अपन ने पढ़ा था। ठीक, तो लगभग 8 कीटों के प्रभाव तक अपन ने पढ़ लिया था। 9वां है आर्द्रता, वायुमंडलीय आर्द्रता। ठीक है, वायुमंडलीय आर्द्रता के बारे में अपन पढ़ रहे थे। तो लगाइए, आज का शुरुआत करते हैं अपन वायुमंडलीय आर्द्रता। वायुमंडलीय आर्द्रता क्या होती है? देखिए, वायुमंडल में जो जल वाष्प की मात्रा है, ठीक है, वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा को अपन वायुमंडलीय आर्द्रता कहते हैं। वायु के अंदर, हमारे चारों तरफ का जो वायुमंडल है, उस हवा के अंदर जो भी पानी की बूंदें, नमी पाई जाती हैं, वह जल वाष्प के रूप में, जल जो वाष्प के रूप में पाया जाता है, उसे अपन वायुमंडलीय आर्द्रता कहते हैं। और इस वायुमंडलीय आर्द्रता का जो स्रोत है वो क्या है? वो वाष्पन क्रिया है। ठीक है, अर्थात सूर्य के प्रकाश के कारण क्या होता है, पानी भाप बन के उड़ता है और ऊपर की तरफ गति करता है। वो जल वाष्प के रूप में ऊपर जाकर वायुमंडल में इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, तो जहां पानी की मात्रा ज्यादा होती है वहां वाष्पन की क्रिया होती है, और वाष्पन की क्रिया से वहां जल जो वायुमंडलीय आर्द्रता होती है उसकी भी मात्रा ज्यादा होती है। तो देखिए, वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा, जल वाष्प को अपन क्या कहते हैं? वायुमंडलीय आर्द्रता कहते हैं। वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प, वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प को वायुमंडलीय आर्द्रता कहते हैं। वायुमंडलीय आर्द्रता कहते हैं, वायुमंडलीय आर्द्रता कहते हैं। ठीक है, ये वायुमंडलीय आर्द्रता इस वायुमंडलीय आर्द्रता का जो स्रोत है, किससे बनती है, किससे प्राप्त होती है वायुमंडल को यह आर्द्रता, वो किस क्रिया द्वारा होता है? वाष्पन क्रिया है। वाष्पन क्रिया में क्या होता है? जल वाष्प बनकर ऊपर की तरफ उठता है। जल होता है वो ज्यादा प्रकाश में सौर विकिरण से क्या होता है? वाष्प बनकर ऊपर की तरफ उठता है। अब वायुमंडलीय आर्द्रता होती है वो 2 प्रकार की होती है, एक तो निरपेक्ष आर्द्रता और एक सापेक्ष या अपेक्षिक आर्द्रता। तो वायुमंडलीय आर्द्रता 2 प्रकार की। वायुमंडलीय आर्द्रता 2 प्रकार की होती है। एक तो निरपेक्ष आर्द्रता, और एक होती है हमारे सापेक्ष या इसे आपेक्षिक आर्द्रता भी कहते हैं। आपेक्षिक आर्द्रता, इसे आपेक्षिक आर्द्रता भी कहते हैं। तो देखिए क्या होता है इसमें। सापेक्ष आर्द्रता
जो वायुमंडल का जो सापेक्ष आर्द्रता किसे कहते हैं, पहली बात तो सॉरी निरपेक्ष आर्द्रता किसे कहते हैं सबसे पहले तो देखिए, वायुमंडल का जो निश्चित आयतन होता है, ठीक है, वायुमंडल के निश्चित आयतन में उपस्थित आर्द्रता की मात्रा, एक वायुमंडल होता है उसकी जो निश्चित आयतन होता है, निश्चित थोड़ी सी जगह, जैसे हमारे ये कमरा ही है, ठीक है, आपका कमरा ही है, उस कमरे का जो वायु है उसमें उपस्थित आर्द्रता की मात्रा को, वो निश्चित है, कमरे का माप निश्चित है, वो बड़ा नहीं है, ठीक है। तो एक निश्चित माप में, निश्चित आयतन में क्या होते हैं उपस्थित, वायुमंडल के एक निश्चित आयतन में उपस्थित आर्द्रता की मात्रा को अपन क्या कहते हैं, निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। वायुमंडल के निश्चित आयतन में उपस्थित आर्द्रता की मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। इसे निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं, ठीक है। इसका जो मात्रक हम लिखते हैं, कोई भी इसका मान आएगा उसके पीछे इसका मात्रक क्या लगाया जाता है, इसका मात्रक होता है ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, प्रति घन क्यूब, ठीक है। इस प्रकार से ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब या ग्राम, या इसको अपन लिख सकते हैं ग्राम प्रति मीटर क्यूब, ठीक है, या अपन इसको लिख सकते हैं ग्राम प्रति फुट, ग्राम प्रति फुट क्यूब, ग्राम प्रति जो ग्राम प्रति फुट क्यूब, ये इसके मात्रक होते हैं। अगर निरपेक्ष आर्द्रता, हम जैसे वायुमंडल का ये कमरे का ही उदाहरण ले लें, उस कमरे में कितनी है वायुमंडलीय निरपेक्ष आर्द्रता की जो मात्रा है, जो आर्द्रता की मात्रा मान लो 100 आई है, ठीक है, 100 आई। अब 100 क्या है, 100 किलो है, 100 ग्राम है, 100 लीटर है, क्या है, तो ये निरपेक्ष आर्द्रता का जो मात्रक है वो क्या है, हम कह सकते हैं ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका पीछे का मात्रक है। ग्राम के इस मात्रक के बिना आगे के संख्यात्मक मान का कोई मतलब नहीं होता। सिर्फ संख्यात्मक मान से अपन पता नहीं लगा सकते कि ये किसका मान है, किस चीज का मान है। बड़ी बात है, ये तापमान के साथ परिवर्तित होती है। निरपेक्ष आर्द्रता होती है वो तापमान के साथ परिवर्तित होती है। कहने का मतलब, अगर यहाँ पे सर्दियों में इस कमरे का जो तापमान कम रहता है तो यहाँ पर आर्द्रता की मात्रा ज्यादा हो सकती है, कम हो सकती है, ठीक है। गर्मी में तापमान अलग रहता है तो यहाँ पर आर्द्रता की मात्रा घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है। बारिश के मौसम में अलग हो सकता है, सुबह अलग हो सकता है, शाम को अलग हो सकता है, दोपहर को अलग हो सकती है। तो ये आर्द्रता, जो निरपेक्ष आर्द्रता होती है वो लगातार परिवर्तित होती है, किसके साथ, तापमान के साथ। ये होती है, यह तापमान के साथ परिवर्तित होती है। तापमान के साथ क्या होती है, ये परिवर्तित होती है, तापमान के साथ इसका परिवर्तन होता रहता है। तो ये तो हो गई हमारे निरपेक्ष आर्द्रता की बात। अब अपन करते हैं सापेक्ष आर्द्रता की बात या अपेक्षित आर्द्रता की बात। देखिए क्या होता है अपेक्षित आर्द्रता, किसी निश्चित तापमान पर, देखिए अपेक्षित आर्द्रता क्या होती है, किसी निश्चित तापमान पर, किसी निश्चित तापमान पर वायु में उपस्थित, वायु में
उपस्थित आर्द्रता, वायु में उपस्थित आर्द्रता, निश्चित तापमान पर वायु में उपस्थित आर्द्रता, कौन सी आर्द्रता? निरपेक्ष आर्द्रता। हम किस आर्द्रता की बात कर रहे हैं? निश्चित तापमान पर किस आर्द्रता की बात कर रहे हैं? हम निरपेक्ष आर्द्रता की बात कर रहे हैं कि निश्चित तापमान पर उस वायुमंडल में निरपेक्ष आर्द्रता का जो मान होता है तथा निरपेक्ष आर्द्रता तथा इसी तापमान पर तथा उसी ताप पर वायु की आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता, उसी ताप पर वायु की आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता का जो अनुपात होता है, ठीक है, का अनुपात का ग्रहण करने की क्षमता के अनुपात को अपन क्या कहते हैं? आपेक्षिक आर्द्रता के अनुपात को आपेक्षिक आर्द्रता कहते हैं। आपेक्षिक आर्द्रता कहते हैं। जो आपेक्षिक आर्द्रता इसे अपन कहते हैं, ठीक है। अर्थात जो निरपेक्ष आर्द्रता है, निश्चित तापमान ले लिया अपन ने, उधर तापमान के साथ परिवर्तित होती है। हमने यहाँ ताप ही निश्चित कर दिया, ठीक है। तापमान निश्चित करके पहले हमने निकाला निरपेक्ष आर्द्रता का मान, ठीक है, निरपेक्ष आर्द्रता का मान निकाला। निरपेक्ष आर्द्रता का मान निकाला। पहले इसकी इकाई देख लेते हैं। इसकी इकाई होती है, इकाई प्रतिशत है। इसकी इकाई क्या है? प्रतिशत है। अर्थात निरपेक्ष आर्द्रता, अब देखिए सापेक्ष आर्द्रता किसे कहते हैं? किसी निश्चित तापमान पर उस स्थान की जो निरपेक्ष आर्द्रता है उसमें आर्द्रता की मात्रा कितनी है, बटा में क्या करना है? बटा में हमें रखना है कि अब उस निश्चित तापमान जो निरपेक्ष आर्द्रता उसमें उपस्थित है, उसके अलावा वो जगह है जिस जगह की अपने निरपेक्ष आर्द्रता निकाली है, वो और कितना जल वाष्प ग्रहण कर सकती है, आर्द्रता ग्रहण कर सकती है, उसकी अब और कितनी आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता है। तो आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता, ग्रहण करने की क्षमता, ये हो गया एक अनुपात। इस अनुपात का जो भी मान आएगा उसको प्रतिशत में बदलना, और प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करते हैं? 100 से गुणा करते हैं, ठीक है। तो ये है हमारे निरपेक्ष और आपेक्षिक आर्द्रता के बारे में जनरल सी बात, ठीक है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले फटाफट। देखिए, अब आपेक्षिक आर्द्रता के बारे में थोड़ी सी और बात करते हैं। सवाल बनते हैं इनके गणित की तरह से, जो न्यूमेरिकल सवाल होते हैं वो भी इन पर बन सकते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। आगे मैं बताऊंगा ये आपेक्षिक आर्द्रता और सापेक्ष आर्द्रता, या दोनों आर्द्रता, वायुमंडलीय जो आर्द्रता होती है या आपेक्षिक आर्द्रता है, वो किस प्रकार से हमारे लिए महत्वपूर्ण है। सबसे पहले देखिए आपेक्षिक आर्द्रता का जो सूत्र देखिए, पहले आपेक्षिक आर्द्रता का सूत्र देखिए। आपेक्षिक आर्द्रता का सूत्र क्या था? किसी निश्चित तापमान पर क्या हो, निश्चित ताप पर जो निरपेक्ष आर्द्रता, और बटा में क्या हो, उसका आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता इंटू 100। तो उसी को अपन लिखते हैं वायुमंडल में उपस्थित आपेक्षिक आर्द्रता क्या होती है?
वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा, वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा बटा वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा बटा वायुमंडल की और आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता इंटू 100। ये एक अपेक्षित आर्द्रता का सूत्र है, ठीक है। ये भी ना आए तो कुछ और एक सूत्र है जिसका, वो क्या है सूत्र, वास्तविक वाष्प दाब बटा संतृप्त दाब इंटू 100। एक और सूत्र है अपेक्षित आर्द्रता का, देखिए क्या है, वास्तविक वाष्प दाब बटा जो संतृप्त दाब होता है, संतृप्त दाब इंटू 100। ये अपेक्षित आर्द्रता का एक और सूत्र है। अब आते हैं अपन एक स्पेशल बात पे कि भाई अपेक्षित आर्द्रता अपन ने इतनी पढ़ी, ये सूत्र पढ़े, कहाँ जरूरत है, कहाँ इसकी जरूरत है, ये हमारे लिए किस प्रकार से महत्वपूर्ण है। तो पहला इसका महत्व देखिए, आप नोट बना के, अपेक्षित आर्द्रता की मात्रा के निर्धारण से अपन क्या कर सकते हैं, वर्षा की संभावना व्यक्त कर सकते हैं, भविष्यवाणी कर सकते हैं। अर्थात पहली चीज है अपेक्षित आर्द्रता के निर्धारण से वर्षा की संभावना व्यक्त की जाती है। जो मौसम विज्ञान वाले ने ये वर्षा की संभावना जो बताते हैं कि यहाँ आज बरसात हो सकती है, इतने घंटे बाद बरसात हो सकती है, इतने घंटे की बरसात हो सकती है, भारी हल्की कैसी बरसात हो सकती है, तो वो कैसे नापते हैं, वो कैसे निर्धारण करते हैं, वो ऐसी भविष्यवाणी कैसे करते हैं, वो वहां के उस स्थान के वायुमंडल में उपस्थित वायुमंडलीय आर्द्रता, अपेक्षित आर्द्रता को मापते हैं कि वहां अगर आर्द्रता की मात्रा ज्यादा है तो क्या होगा, दिन में अगर आर्द्रता की मात्रा है तो रात को जब ठंडी हवाएं चलेगी तो वो पानी की जो जल वाष्प है वो संघनन क्रिया द्वारा किसमें बदल जाएगी, वापस जल में बदलेगी और जल के रूप में नीचे की तरफ आएगी। तो जहां अपेक्षित आर्द्रता का मान ज्यादा होता है वहां पर बारिश भी ज्यादा होती है। तो अपेक्षित आर्द्रता के मान का निर्धारण करके क्या किया जा सकता है, वर्षा की संभावना व्यक्त की जा सकती है। ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट बात और है, देखिए क्या है, एक इंपॉर्टेंट बात और है कि किसी निश्चित ताप पर, देखिए किसी निश्चित ताप पर, किसी निश्चित ताप पर क्या होता है, वायु की आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता का निरपेक्ष आर्द्रता के साथ विपरीत या व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है।
अर्थात देखिए, अर्थात अर्थात क्या होता है, आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता, व्यक्त कर्मानुपाती है तो समानुपाती, एक बटा निरपेक्ष आर्द्रता। उल्टा संबंध है। उल्टा संबंध का मतलब क्या हुआ यार, ये लाइन ये कहना चाहती है कि अगर किसी स्थान की जो वायुमंडल की जो निरपेक्ष आर्द्रता कम है तो इसका जस्ट उल्टा होगा उसकी आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता। ठीक है, अगर निरपेक्ष आर्द्रता कम है तो उसकी वो आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता ज्यादा होगी, और अगर निरपेक्ष आर्द्रता ज्यादा है, जलवाष्प की मात्रा उस स्थान पर वायुमंडल में ज्यादा है तो वो कम आर्द्रता ग्रहण करेगी। ठीक है, और वहां जलवाष्प की मात्रा उसकी क्षमता से कम है तो वो ज्यादा आर्द्रता ग्रहण करेगी। ये उल्टा संबंध किसमें होता है? ये उल्टा संबंध होता है किसमें? आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता और निरपेक्ष आर्द्रता में। स्क्रीन शॉट है आप इसका। अब पढ़ते हैं हम ये आपेक्षिक आर्द्रता का, किस पर? आपेक्षिक आर्द्रता का क्या प्रभाव पड़ता है फसलों पर, कृषि पर, पौधों पर। ठीक है, आपेक्षिक आर्द्रता का प्रभाव किस पर? फसलों पर प्रभाव। आपेक्षिक आर्द्रता का फसलों पर प्रभाव क्या होता है? आपेक्षिक आर्द्रता का फसलों पर प्रभाव क्या होता है? पहला है जल संबंध के आधार पर। जल संबंध पर इस आपेक्षिक आर्द्रता का क्या प्रभाव पड़ता है? यदि आपेक्षिक आर्द्रता में कमी के कारण पौधों में क्या होते हैं? वाष्प उत्सर्जन की क्रिया ज्यादा होती है। कैसे? पहले इसको लिख लेते हैं। आपेक्षिक आर्द्रता में कमी के कारण पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया ज्यादा होती है। आपेक्षिक आर्द्रता में कमी के कारण पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया ज्यादा होती है। अर्थात इस चीज को समझे कि अगर पौधा है, ठीक है, ये पौधा है, इस पौधे के जो चारों तरफ का वायुमंडल है, उस वायुमंडल में अगर आपेक्षिक आर्द्रता की मान कम है, यहां आपेक्षिक आर्द्रता कम है, ठीक है, अगर आपेक्षिक आर्द्रता कम है, ठीक है, तो क्या होगा? यहाँ के चारों तरफ आर्द्रता का मान कम है। कम होने के कारण क्या होता है? पौधे वाष्प उत्सर्जन क्रिया द्वारा, वाष्पन की मात्रा की क्रिया द्वारा अपने अंदर का जल क्या करते हैं? इस वायुमंडल में त्यागना शुरू कर देते हैं। जिससे होगा क्या? जिससे इस पौधों के अंदर अब जल की हानि होगी वाष्पन क्रिया द्वारा। अगर ये भी जल, इनको पौधों को तो जल चाहिए होता है ताकि वो हरे भरे रहे, इनके अंदर से फिर पानी निकलकर वायुमंडल में चला जाएगा वाष्पन की क्रिया द्वारा, तो पौधे क्या हो जाएंगे? मुरझा जाएंगे। तो ये उसके फसलों पर प्रभाव पड़ता है। अगर अपना खेत कहीं और है, ऐसी जगह है जहां आपेक्षिक आर्द्रता का मान क्या है? कम है, तो वहां पर हमारे पौधों से जल की हानि बहुत ही ज्यादा होगी। पर्ण वृद्धि पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, जो पत्तियों की वृद्धि होती है उस पर आपेक्षिक आर्द्रता का क्या प्रभाव पड़ता है? उस पर आपेक्षिक आर्द्रता का प्रभाव क्या पड़ता है? अधिक आपेक्षिक आर्द्रता, अगर हमारे फसल है और उसके चारों तरफ क्या हो, हमारा खेत है, उसके चारों तरफ जो आपेक्षिक आर्द्रता का मान अधिक होता है तो हमारे खेत में क्या होगी?
हमारे खेत के जो पत्तियां की वृद्धि होगी वो आकार बड़ा होता है अगर अपेक्षित आर्द्रता का मान ज्यादा हो। चारों तरफ नमी रहेगी, अपेक्षित आर्द्रता का मान ज्यादा रहेगा तो क्या होगा, चारों तरफ नमी रहेगी, आर्द्रता की मात्रा ज्यादा रहेगी, तो इससे पौधों को फायदा ही मिलेगा। तो देखिए, अधिक अपेक्षित आर्द्रता वाले क्षेत्रों के पौधों की पत्तियां आकार में क्या होती है, बड़ी होती है। आकार में क्या होती है, ये बड़ी होती है, आकार में बड़ी होती है। ठीक है, फिर प्रकाश संश्लेषण पर अपेक्षित आर्द्रता का क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, तीसरा है हमारा प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण पर अपेक्षित आर्द्रता का प्रभाव क्या पड़ता है। तो देखिए, अपेक्षित आर्द्रता कम होने पर वाष्प उत्सर्जन की क्रिया क्या होती है, ज्यादा होती है, जिससे जल का अधिक ह्रास होता है। ठीक है, और जल का अधिक ह्रास होने से अब पानी की मात्रा भी तो चाहिए होती है, क्योंकि जल और खनिज लवण मिलकर क्या करते हैं, ये मिलकर पौधे में बनते हैं, पौधे का भोजन बनाते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में अपेक्षित आर्द्रता कम होने पर वाष्प उत्सर्जन की क्रिया होने पर वाष्प उत्सर्जन की क्रिया से जल का ह्रास या हानि अधिक होती है तथा प्रकाश संश्लेषण प्रभावित होता है। अब प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार से प्रभावित होता है, अगर देखिए ह्रास अगर ज्यादा होगा वाष्प उत्सर्जन की क्रिया से, पौधों से पानी अगर बाहर ज्यादा निकलेगा तो क्या होगा, ज्यादा निकलेगा तो जड़ों पर दबाव पड़ेगा, क्योंकि पानी को सोखने का कार्य कौन करती है, जड़ें करती है। तो जड़ों द्वारा पानी को सोखने की दर भी तेज होगी, दर तेज होगी तो खनिज लवण उसके साथ बहुत तेज गति से पौधे के अंदर तक पहुंचेंगे, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी क्या तेज होनी पड़ेगी। ठीक, तो इस प्रकार से प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्या होगी, प्रभावित होगी, किससे, अपेक्षित आर्द्रता से। परागण, परागण पर क्या प्रभाव पड़ता है, अपेक्षित आर्द्रता का जो परागण पर क्या प्रभाव पड़ता है। परागण किसे कहते हैं, पुंकेसर, पुंकेसर के पराग कोश से पराग कणों का स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचना परागण कहलाता है। और अगर अपेक्षित आर्द्रता का मान कम हो, ठीक है, कम अपेक्षित आर्द्रता पर परागण की क्रिया जो होती है वो अधिक होती है अधिक होती है, क्योंकि अपेक्षित आर्द्रता की मान अगर ज्यादा होगी तो जलवाष्प की मात्रा ज्यादा होगी, जलवाष्प की मात्रा ज्यादा होगी तो परागण की क्रिया में मुश्किल आएगी। तो कम अपेक्षित आर्द्रता के मान पर, अपेक्षित आर्द्रता के कम मान पर क्या होती है, परागण की क्रिया अधिक होती है। कम अपेक्षित आर्द्रता
पर परागकण की व्यय अधिक होती है। परागण के लिए क्या होती है? अधिक होती है। आगे देखिए, अगर अपेक्षित आर्द्रता का मान ज्यादा हो तो परागकण परागकोश के अंदर से निकलते नहीं है। देखिए, अपेक्षित आर्द्रता का मान अधिक होने पर परागकोश से परागकण बिखरते नहीं है। परागकण क्या होते हैं? बिखरते नहीं। परागकण बिखरते नहीं है। फिर देखिए, परागकण बिखरते नहीं है तो ये तो होता है परागण पर अपेक्षित आर्द्रता का पराग। पर उसके बाद अपन पढ़ते हैं, अब परागकण कैसे नहीं बिखरते? सोचने वाली बात है। आप सोचोगे कि परागकण और अपेक्षित आर्द्रता का कैसे क्या प्रभाव हो गया? तो देखिए, अगर ये पौधा है, कोई पौधा है, ठीक है, उस पर फूल लगा हुआ है, उस फूल पुष्प लगा हुआ है, उस पुष्प फूल के चारों तरफ आर्द्रता की मात्रा ज्यादा है, तो परागकण से परागकण, परागकोश से परागकण तो होंगे, उनमें होते हैं, लेकिन उनको बिखरने के लिए वायु की आवश्यकता होगी। लेकिन जहां जलवाष्प की मात्रा ज्यादा होती है वहां पर वायु नहीं होती है। ठीक है, तो जलवाष्प ज्यादा होने से क्या होता है? परागकण बिखरते नहीं है। फिर पोषक तत्वों का जब उद्ग्रहण होता है एवं स्थानांतरण होता है, उस पर भी प्रभाव पड़ता है। स्क्रीन शॉट लें एक बार इसका पहले। देखिए, पोषक तत्वों का जब उद्ग्रहण होता है और स्थानांतरण होता है, उस पर अपेक्षित आर्द्रता का क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये है हमारा 5वां, पोषक तत्वों का उद्ग्रहण एवं स्थानांतरण। इस पर क्या पड़ता है? कृषि का अपेक्षित आर्द्रता पर का क्या प्रभाव पड़ता है? अगर अपेक्षित आर्द्रता का मान अधिक हो तो तत्वों का जो उद्ग्रहण होता है वो प्रभावित होता है। ठीक है, अपेक्षित आर्द्रता, उद्ग्रहण ज्यादा होगा तो क्या, देखो, वायुमंडलीय दाब अगर बाहर का आर्द्रता ज्यादा होगी और नीचे की तरफ कम होगी तो जड़ों द्वारा जो पानी सोखा जाता है उसके साथ जो पोषक तत्व सोखे जाते हैं उनका उद्ग्रहण भी कम होगा, क्योंकि ऊपर की तरफ दाब अगर ज्यादा हो जाएगा, नीचे की तरफ दाब कम हो जाएगा, तो जो तत्वों का जो स्थानांतरण होता है वो ज्यादा दाब से कम दाब की तरफ जाएगा, अर्थात नीचे से ऊपर की तरफ आना शुरू हो जाएगा। ठीक, तो देखिए, अधिक अपेक्षित आर्द्रता से पौधों में पोषक तत्वों का उद्ग्रहण भी प्रभावित होता है।
क्या होता है, प्रभावित होता है। ठीक है। छठा है हमारा कीट और रोगों का प्रकोप। ठीक है, कीट और रोगों का प्रकोप, आपेक्षिक आर्द्रता और कीट और रोग कैसे संबंधित है, तो छठा देखिए, कीट व रोगों का प्रकोप किस प्रकार से होता है। अगर आर्द्रता की मात्रा अगर कहीं पर ज्यादा हो तो वहां पर कीट, फसलों पर कीट और रोगों के लगने की, कीटों के लगने की, रोगों से रोगित होने की, रोग होने की संभावना ज्यादा होती है। तो देखिए, अधिक अपेक्षित आर्द्रता का पौधे का रसीलापन ज्यादा होता है। आर्द्रता का मान अगर ज्यादा हो वहां पर तो पौधों के अंदर रसीलापन अर्थात जो उनके अंदर रस पाया जाता है उसकी मात्रा ज्यादा होती है, जिससे कीट और रोगों का प्रकोप भी होता है, जिससे बढ़ता है। आपेक्षिक आर्द्रता का मान ज्यादा होने पर पौधों का रसीला, पौधों में रसीलापन अधिक होता है, जिससे कीट व रोगों का प्रकोप भी होता है। कीट और रोग, अगर जहाँ पे फूल और फल नशीले होंगे तो वहां पर कीट तो आकर बैठेंगे ही, और जहाँ कीट आकर बैठेंगे तो उनके साथ हानिकारक जीवाणु भी आकर बैठेंगे, जिससे क्या होगा, ये फसलों में रोग भी होगा। तो फिर है फिर है सातवां, हमारी उपज पर क्या प्रभाव पड़ता है आपेक्षिक आर्द्रता का। उपज है यानी उत्पादन पर आपेक्षिक आर्द्रता का क्या प्रभाव पड़ता है, तो उपज के साथ आर्द्रता का कैसा संबंध है, ऋणात्मक संबंध है। आर्द्रता अगर ज्यादा होगी तो उपज कम होगी। ठीक है, उल्टा संबंध है। ठीक है, ऋणात्मक संबंध है, विपरीत का संबंध है। आपेक्षिक आर्द्रता का उपज के साथ कैसा संबंध है, ऋणात्मक या नेगेटिव संबंध है, अर्थात विपरीत संबंध है। अगर आर्द्रता की मात्रा ज्यादा होगी तो उपज कम होगी, और उपज ज्यादा होने के लिए क्या चाहिए, आर्द्रता की मात्रा में कम चाहिए। तो ये था हमारी आपेक्षिक आर्द्रता का कृषि के क्षेत्र में प्रभाव। देखिए आगे फिर है एक और बात, जल वाष्प का संघनन ठंडा कैसे होती है। जल वाष्प का संघनन, अगला टॉपिक हमारा जल वाष्प का संघनन। जल वाष्प का संघनन देखिए, जल वाष्प का संघनन क्या होता है। संघनन का मतलब, संघनन एक क्रिया है जिसमें वाष्प अर्थात गैसीय अवस्था जब किस में बदलती है, उल्टा चल के। हम नॉर्मली तो देखते हैं अगर किसी चीज को अपन गर्म करें, ठोस वस्तु को, तो वो तरल में बदलती है, और ज्यादा गर्म करें तो गैस में बदलती है। लेकिन जब गैस उल्टा चल के गैस किस में बदल रही हो, तरल पदार्थ में बदल रही हो, तो उसे अपन संघनन क्रिया कहते हैं। ठीक है, और जल वाष्प का संघनन अर्थात यदि जल वाष्प क्या ठंडी होकर, कम तापमान पर ठंडी होकर अगर जल में बदलती है, पानी में बदलती है, तो इसे जल वाष्प का संघनन कहते हैं। तो वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प का जल में परिवर्तित होना, जल वाष्प का किस में परिवर्तित होना, जल में परिवर्तित होना संघनन कहलाता है। देखिए, वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प का
जल में परिवर्तित, अर्थात गैस किस में बदल रही है, द्रव में बदल रही है। परिवर्तित होना, वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प का जल में परिवर्तित होना संघनन कहलाता है। क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है। संघनन कहलाता है, ठीक है। और जब वायु में जो सापेक्ष आर्द्रता 100% होती है, 100% यहाँ पर इस वातावरण में, इस वायुमंडल में 100% क्या होती है, सापेक्ष आर्द्रता होती है, उस वायु को संतृप्त वायु कहते हैं। नोट बना के लिखना, संतृप्त वायु की परिभाषा है। यदि वायु मंडल की सापेक्ष आर्द्रता 100% मतलब 100% 100% होती है तो इसे इसे संतृप्त वायु कहते हैं। इसे क्या कहते हैं अपन? संतृप्त वायु कहते हैं। तो ये जलवाष्प का संघनन है। इस जलवाष्प के संघनन पर कई सारी घटनाएं आधारित होती हैं, जैसे ओस का बनना। सुबह सुबह अपन देखते हैं सर्दियों में, क्या सर्दियों में जब अपन देखते हैं कहीं जाते हैं, सुबह सुबह वॉक पे जाते हैं, तो पत्तियों पर पानी की बूंदें हमें दिखाई देती है। वो क्रिया पत्तियों पर सुबह सुबह जल का पत्तियों पर, पौधे की पत्तियों पर पानी की बूंदों के रूप में दिखाई देना ओस कहलाता है, ओस क्रिया कहलाती है। उसके बाद अपन देखेंगे कोहरे के बारे में। अपन देखते हैं कोहरा, धुंध, सुबह सुबह उठ के देखते हैं कि वातावरण में अलग प्रकार का एक धुआं सा दिखाई देता है, जिसे हमें आर पार दिखाई बहुत कम देखता है, अर्थात तो सफेद सफेद दिखाई देने लग जाता है। फिर धुंध या कुहासा, सुबह सुबह धुंध भी आती है, कुहासा भी आता है। फिर अपन धूम कोहरा पढ़ेंगे। धूम कोहरा और कोहरे में बहुत फर्क होता है। धूम कोहरा हमें देखने को मिलता है जहां पर प्रदूषण ज्यादा होता है, उसमें जलवाष्प के साथ साथ धुएं के अंदर जलवाष्प भी होता है। तो वायु के अंदर जो कण पाए जाते हैं उसके चारों तरफ क्या होता है, पानी की बूंदे जलवाष्प इकट्ठी हो जाती है। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास आर्द्रता को लेकर। ठीक है, अब जलवाष्प का संघनन अपन ने शुरू किया था, जिसके बारे में कोहरा, ओस, धुंध, धूम कोहरा, पाला के बारे में अपन आने वाली क्लास में पढ़ेंगे। एक बार पहले इसका स्क्रीनशॉट ले आप। तो हमारी पिछली ये 4th क्लास थी, आप बताइए इसमें सॉरी, ये जो हमारी 4थी क्लास थी इस लेसन की। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है, बहुत ही आराम से अपन चल रहे हैं, इसको धीरे धीरे एक एक टॉपिक को क्लियर करते हुए चल रहे हैं। उम्मीद करता हूं जो भी मैंने आपको पढ़ाया वो आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, कंटिन्यू हमारे साथ बने रहिए। ठीक, और कंटिन्यू हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि अब यही चल रहा है, कोरोना बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो आपको घर में रह के ही अपने सब कार्य करने पड़ेंगे। क्योंकि बाहर गए तो क्या पता बाहर से वापस आप अपने साथ क्या लेके आओ और अपने घर वालों को क्या देते हो। क्योंकि अगर आप बाहर किसी भी बहाने से जाते हो तो वापस आते टाइम आप अगर कुछ लेने भी बाहर गए हो तो वहां से क्या वो चीज जो आप लेने गए थे वही लेके आ रहे हो, या उसके साथ साथ कोई एक गंभीर बीमारी या अपने साथ बाहर से एक हानिकारक, इतनी हानिकारक जो आपकी पूरी फैमिली को नुकसान पहुंचा सकती है, उस चीज को लेके आ रहे हो। तो बाहर ना जाएं, मास्क का प्रयोग करें
और लगातार अपने घर बैठ के अपनी स्टडी को जारी रखें, क्योंकि ये ऑनलाइन क्लासें, ये सब जो डिजिटल क्लासेस हैं, ये सब आपके इसीलिए शुरू किया गया है ताकि आप घर में रहे लेकिन आपकी पढ़ाई बाधित ना हो, पढ़ाई आपकी रुके ना। ठीक है। और पेरेंट्स से भी निवेदन है कि वो अपना बच्चों का ध्यान रखें और उनको ऑनलाइन क्लासेस से जो कंटिन्यू स्कूल वाले, संस्था वाले जो बना रहे हैं, जोड़ रहे हैं, आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो बच्चों को उनसे जोड़ के रखें। तो मिलते हैं अपन अगली क्लास में। आने वाली क्लास में अपन ओस, कोहरा इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। जलवाष्प के संघनन पर आधारित कुछ क्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। सेफ रहे, घर में रहे। थैंक यू।